हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में टोटल 6 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जिसमें मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है एंड धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में ऐड करने से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ऑब्वियसली अभी करंट सिनारियो काफ़ी वॉलेटाइल है, बट कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे जो ऑब्वियसली मार्केट्स फेस कर रहा है, यूएस इकॉनमी फेस कर रही है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें, नहीं तो आप सेकंड पार्ट पे स्किप कर सकते हैं जहां मैं स्टॉक्स के नाम बताता हूं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स डालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं बैंक रन क्या होता है, जिसकी वजह से एसवीपी यानी सिलिकॉन वैली बैंक प्रॉब्लम में आई। बैंक रन में बेसिकली क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए आपको इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। एक सपोज बैंक है, उसको उसमें आपने 100 रुपये या 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए। तो बैंक क्या करता है, वो 100 के 100 रुपीज़ अपने पास नहीं रखेगा। जो भी रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो होता है, दैट मीन सपोज 10% होता है, 10% ऑफ डिपॉजिट्स उसको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो सपोज वो 10% ऑफ 100 10 रुपीज़ वो अपने पास लिक्विड फॉर्म में रख रहा है एज कैश, या फिर फेड के पास जमा करा दे रहा है। और बाकी जो 90 है वो लेंड कर दे रहा है, क्योंकि वहीं से उसकी लेंडिंग से इनकम आ रही है, और उसके पास जो डिपॉजिट है उस पर तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये जो 90 रुपीज़ हैं ये लेंडिंग में है। लेकिन अचानक से अगर कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों को लगने लगे कि इस बैंक में प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करेंगे कि डिपॉजिट्स अपने जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। वहाँ कहीं ना कहीं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया बैंक है, सबसे पहले अपने पैसे निकाल लो, क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले। तो उससे क्या होता है कि रश लग जाता है, एक पैनिक हो जाता है डिपॉजिटर्स में, जो लोग एक के बाद एक डिपॉजिट विड्रॉ करने आ जाते हैं। और ऑब्वियसली बैंक के पास तो सिर्फ 10 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ तो उसने लेंड करने के लिए दे रखा है। तो जब वो 100 डिपॉजिट जो है वो सब लोग उसको विड्रॉ करने आएंगे तो बैंक कहाँ से पे कर पाएगा। तो यहाँ तो बैंक को अपनी एसेट्स एकदम लॉस में बेचनी पड़ेंगी जल्दी से जल्दी, ताकि विड्रॉल जो है उसको ऑनर कर सके। और वैसा ही कुछ हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। वहाँ पे क्या हुआ कि इसने काफ़ी सारे अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स में कर रखे थे। और ट्रेजरी बॉन्ड में जब इन्वेस्ट किए थे तो अराउंड 1.5% के आसपास इसको इंटरेस्ट मिल रहा था, या फिर यील्ड थी ट्रेजरी यील्ड की। बेसिकली जो भी इंटरेस्ट है डिवाइड बाय जिस प्राइस पे लिया है उसने, वो ट्रेजरी यील्ड हो गई 1.5% के आसपास। बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट लास्ट 1 ईयर में अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, जिससे क्या हुआ, उनको मार्क टू मार्केट लॉस हो रहा था। मार्क टू मार्केट का मतलब ये है कि क्योंकि जो अभी नए वाले ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रही है, तो उनके पास जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जब विड्रॉल्स होने लगे, और वो टेक स्टार्टअप्स को मोस्टली ये प्रोवाइड करता था फंडिंग या फिर डिपॉजिट्स रहते थे, तो वो जब विड्रॉ होने लगे तो इसको वो ट्रेजरी बॉन्ड्स कहीं ना कहीं सेल करने लगे, करने पड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको लॉस बेयर करना पड़ा। क्योंकि अगर वो मेजॉरिटी तक होल्ड करते वो ट्रेजरी बॉन्ड्स तो उनको पता है कि स्पेसिफिक वैल्यू क्या मिलेगी, लेकिन अभी मार्केट में सेल करना पड़ रहा है। तो मार्केट में अगर कोई ट्रेजरी बॉन्ड 4% दे रहा है और आपके पास जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसमें से 1.5% ही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम होगी। तो वो लॉस में बेचने पड़े, उससे काफ़ी लॉस बेयर करना पड़ा, जिसकी वजह से बैंक प्रॉब्लम में आ गई। बैंक ने क्या सोचा, ये लॉस को कवर अप करने के लिए कुछ फंड्स रेज करते हैं इक्विटी सेल के थ्रू। बट अगेन वो प्लान भी मटीरियलाइज नहीं हुआ, और जैसे डिजिटल मीडिया है तो तुरंत बातें फैलने लगी, डिपॉजिटर्स में पैनिक हो गया, जिसकी वजह से बैंक रन हो गया। ये तो हो गया बैंक रन। अभी क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक बैंक में इशू आए हैं, ऑब्वियसली उससे लिंक जितने भी टेक स्टार्टअप्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सब जब जंगल में आग लगती है, एक भयंकर आग लगती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है उस समय, क्योंकि आग बुझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, एंड आग बुझाने पे सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे तो आग तब तक और फैलती जाएगी। तो उस समय अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जंगल के चारों ओर या जहाँ से आग फैल रही है वहाँ पे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, या फिर गीला कर दिया जाता है, ताकि आग और फैले नहीं। तो वही अभी ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बैंक एसवीबी बैंक पे प्रॉब्लम हुई है वो बाकी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सेम प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिपॉजिटर्स ऑब्वियसली पैनिक हो जाएंगे, और स्पेशली जो स्मॉल बैंक्स हैं उनके कस्टमर्स या डिपॉजिटर्स सोचेंगे यार कहीं उनके बैंक में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो भी जल्दी से जल्दी विड्रॉ करना चाहेंगे। तो और क्योंकि सैटरडे संडे था बीच में, तो इसलिए थोड़ी रिलीफ मिली, एंड यूएस गवर्नमेंट को भी मौका मिल गया कि सिचुएशन से थोड़ा सा डील कर सके एंड एक बार पैनिक रोक सके। तो अगर बाकी बैंक में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरी यूएस इकॉनमी एज ऑफ नाउ खतरे में आ जाती है। बट यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया कि कल ही अनाउंस कर दिया कि जितने भी डिपॉजिटर्स के पैसे थे एसवीबी बैंक में, वहाँ जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है एफडीआईसी, वो क्या होता है $250,000 तक इंश्योर करता है। जितने भी डिपॉजिट $250,000 तक होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एफडीआईसी बेयर कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर इंश्योर्ड नहीं रहते।
और क्योंकि वो मोस्टली स्टार्टअप्स एंड रिच फैमिलीज एंड रिच इंडिविजुअल्स के पैसे थे, तो काफ़ी पैसे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मनी वो जो $250,000 का जो बेंचमार्क है या स्टैंडर्ड है उससे ऊपर थे। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, बट थैंक गॉड यूएस ने एंड फेड ने एंड एफडीआईसी ने मिलके अनाउंस कर दिया कि जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनके पैसे सेफ हैं एंड मंडे से वो एक्सेस कर पाएंगे अपने पैसे, ताकि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को पे कर सकें, एक्सपेंसेस बेयर कर सकें। तो यहाँ काफ़ी हद तक बहुत ही सही स्टेप था, क्योंकि एक बार बैंक की जो सिचुएशन है उसको बाद में डील करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ एक बार ये एश्योर कर दो कि डिपॉजिटर्स के पैसे सेफ हैं, ताकि दूसरे बैंक्स में ये रिस्क ना फैले, पैनिक ना फैले। बट ऑब्वियसली इरेशनल फियर होता है जब भी बैंक रन होता है, उसे कंटेजियन, क्योंकि डिपॉजिटर्स हैं ऑब्वियसली सेफ होना चाहेंगे कि भैया उनके जो भी पैसे हैं विड्रॉ करके अपनी पॉकेट में रख लें या घर में रख लें, जो होगा बाद में देखेंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत दिक्कत होती है, और जब डिपॉजिटर्स अपने पैसे निकालने लगते हैं तो इस समय क्या होता है, कंटेजियन हो जाता है, जिससे पूरी इकॉनमी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यूएस गवर्नमेंट ने बहुत रैपिडली एक्ट किया है, क्योंकि सैटरडे संडे बंद था बैंक्स, तो इसलिए मंडे यानी आज बहुत ज़रूरी था कि डिपॉजिटर्स वापस वो सिचुएशन क्रिएट ना करें कि विड्रॉल्स हर बैंक से करने लगें। तो एज ऑफ नाउ काफ़ी सही हो रहा है, बट इससे एक दो चीज़ पॉजिटिव भी निकल के आ रही है। वो ये कि ऑब्वियसली जो बैंक्स प्रॉब्लम में आ गई हैं अभी तक पता नहीं चल रहा था, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से जो इंटरेस्ट रेट एकदम पीक की तरफ गई हैं, तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, काफ़ी प्रेशर आया। तो इस वजह से हो सकता है जो फेड अपनी नेक्स्ट मीटिंग में पहले ही ये मार्केट सोच रहा था, एटलीस्ट थर्सडे तक ऐसा लग रहा था कि 0.5% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, लेकिन अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि 0.25% से तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। एंड इनफैक्ट गोल्डमैन का कहना है कि हो सकता है कि फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ही ना करे नेक्स्ट मीटिंग में। तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। एंड फेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, काफ़ी सालों तक इसने 0% इंटरेस्ट रेट रखा, वहाँ जब इसको मौका मिल रहा था ये धीरे धीरे 0.25% इंटरेस्ट करके बीच बीच में डाल देता, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देता। उसमें क्या होता कि इकॉनमी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बेयर करना पड़ता, क्योंकि इकॉनमी अगर 0% पे बहुत ज़्यादा टाइम तक इंटरेस्ट रेट रहता है तो कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन क्रिएट हो जाती है, लोगों को मुफ्त में पैसा मिल रहा है तो लोग पैसा लेके कहीं भी कुछ भी खरीद रहे हैं, एक बबल टाइप क्रिएट हो जाता है। बट वो फेड समझी नहीं, उस समय सिर्फ 0% इंटरेस्ट रेट रखा एंड सारा फोकस था ग्रोथ पे। इंटरेस्ट रेट जब बढ़नी ही थी तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ी, जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट अचानक से एक ही डायरेक्शन में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने लगे, तो वापस इकॉनमी पे उल्टे साइड से प्रेशर आया। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना फेड को ज़रूरी है। अभी वो पागलों की तरह 2% कर रहे हैं, भैया इकॉनमी है, टाइम लगेगा, 1-2 साल अगर लग जाए तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसके 2% के चक्कर में पूरी इकॉनमी को गड्ढे में गिरा दें तो वो सेंस नहीं बनता। तो आई होप फेड को थोड़ा सा अक्ल आए एंड धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करे। इन्फ्लेशन अगर 6 महीने के बजाय 2 साल और रह गया तो भी एटलीस्ट वेरिएबल है, वहाँ क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो स्पेसिफिकली बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो फूड है, वे फूड स्टैम्प्स के थ्रू, यूएस में वैसे भी फूड स्टैम्प्स का बहुत चक्कर है, तो उनके थ्रू पुअर पीपल है उनकी हेल्प कर सकती है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे भी इन्फ्लेशन का सीपीआई रिपोर्ट कल आने वाली है, तो वहाँ से भी पता चलेगा इन्फ्लेशन का क्या हाल है। तो एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स काफ़ी ख़राब हो गए हैं, बट अगेन 2008 वाली सिचुएशन नहीं लग रही है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग थी एंड उसके बाद फिर यूएस में भी काफ़ी चेंजेस आए, जिससे थोड़ी सी रेगुलेशन मजबूत हुई है। एंड इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है, आरबीआई बहुत ही सॉलिड काम कर रही है। तो आई होप ये जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, डेटा नंबर्स मैंने अवॉइड किया है, वो कहीं से भी मिल जाएगा आपको, बट जो बेसिक चीज़ है वो उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप समझ सकें कि बेसिक्स क्या हो रहा है। तो चलिए अब मार्केट्स की बात कर लेते हैं। मार्केट्स अगेन आज यूनिडायरेक्शनल था, गैप अप ओपनिंग खुली, बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई या प्रेशर में आ गया एंड लगातार मार्केट एंड होते होते तक 1.49% डाउन था। एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था, ऑलमोस्ट मिड कैप 102% डाउन था, स्मॉल कैप 102.23% डाउन था, विक्स में 21% का उछाल देखने को मिला है। सारे सेक्टर्स नेगेटिव में थे एक्सपेक्टेडली। पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा नेगेटिव था। एफआईआईज आज 1500 करोड़ से ऊपर के नेट सेलर्स थे, डीआईआईज 1400 करोड़ के नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए 0.19, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो आज सबके पोर्टफोलियो की वाट लगी होगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड अभी अगर यूएस मार्केट्स देखें तो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी, काफ़ी वॉलेटाइल है, एक बार पॉजिटिव जा रहा है एक बार नेगेटिव जा रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी कहाँ क्लोजिंग होती है एंड कोई और न्यूज़ नहीं आती है तो।
एंड उसके बाद अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो पुट जो है वो 17,000 के लेवल पे अराउंड 90,700 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट एटलीस्ट थोड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। बट उसके अगेंस्ट पे अगर कॉल राइटिंग देखें तो 17,300 पे अच्छी खासी हो रखी है, उसके बाद 17,400 पे अच्छी खासी हो रखी है। बट अगेन ये काफ़ी कुछ अभी न्यूज़ बेसिस पे है, तो बहुत ज़्यादा इसको मैं अभी इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर एक बार जैसे सपोज़ मार्केट गैप अप ओपनिंग खुल जाता है तो उसके बाद ये भी हो सकता है बहुत लोग जो शॉर्ट करके बैठे होंगे उनको या तो अपनी, अगर वो लॉस में है तो लॉस बुक करना पड़ेगा, प्रॉफिट में है तो अपने पैनिक टाइप आ जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा, तो रैपिडली राइज कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि कल भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट्स। ऊपर की तरफ निकलना होगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, नीचे की तरफ निकलना होगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक जो यूके में थी, उसको HSBC ने 1 पाउंड के सिम्बॉलिक अमाउंट पे ले लिया है अपने अंडर, तो वहाँ भी पैनिक एक बार तो अवॉइड कर दी गई है। एंड निफ्टी की बात करें तो अगेन आज पूरे दिन भर ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट अगर लास्ट के 10-15 मिनट्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। बट ये हो सकता है क्योंकि मार्केट्स अभी न्यूज़ बेस्ड हो गए हैं, तो काफ़ी लोग जो शॉर्ट्स पे लेके बैठे होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी ये सोच के कि भैया कल का कोई ठीक नहीं है, तो इस वजह से लास्ट का हाफ एन आवर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। बट अगेन कल के लिए कुछ भी प्रेडिक्शन करना इन मार्केट्स में कुछ सेंस नहीं बनता है, टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, एंड जो भी अगर कंफर्म ये बोल रहा है वो गलत बोल रहा है या फिर उनको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्केट में टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, सब कुछ न्यूज़ बेस्ड है। वैसे भी 17,200 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बट अगेन आज उसको मार्केट तोड़ के नीचे चला गया है। तो लेट्स सी, बट पर्सनली मैं होप कर रहा हूँ कि कल रिकवरी होनी चाहिए, बट अगेन काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट्स कहाँ क्लोज करते हैं। एंड उसके बाद अगर निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर बात करें तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रीजनेबल हो गई है। एक समय पे आप देखेंगे तो अप्रैल 30 2021 को जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है स्मॉल कैप 100 का वो अराउंड 65 के आसपास हो गया था, एंड अभी जो करेक्ट हो गया ऑलमोस्ट 15.76 हो गया है, तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गई है। बट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि स्मॉल कैप्स कब परफॉर्म करने लगेंगे। बट वही है कि जब तक रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं आएगी मार्केट्स में तब तक स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बट वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई है एंड जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब स्मॉल कैप और मिड कैप्स भागने लगेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ, एंड मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग को भी अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है 2 महीने 3 महीने और आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़े, बट उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पछताएंगे कि काश मैंने उस समय इन्वेस्ट कर दिया होता। एंड ऑब्वियसली इस मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी होगी। एंड इनफैक्ट मैंने मेंबर्स के साथ मेरे पास 3 पोर्टफोलियो हैं, मेरे नाम से, वाइफ के नाम से, मम्मी के नाम से, तीनों पोर्टफोलियो मैंने शेयर किए हैं मेंबर्स के साथ। पूरे एक शेयर मैंने उनके साथ शेयर किया है ताकि उनको अपने डिसीजंस बनाने में हेल्प मिले एंड पोर्टफोलियो वो अच्छे से बिल्ड कर सकें। एंड अगेन वीकली डिस्कशन होता है, कल भी सोच रहा हूँ मेंबर्स के साथ 1 घंटे का लाइव 2 वे इंटरेक्शन होगा व्हाट्सएप पे। मैं क्या करता हूँ कि व्हाट्सएप पे 2 वे डिस्कशन ओपन कर देता हूँ, जिससे क्या होता है मेंबर्स की जो भी क्वेरीज होती हैं वो पूछ लेते हैं, मैं तुरंत आंसर करता हूँ व्हाट्सएप पे। एंड ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये 24 फेब को मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था, उस समय 446 रुपीज़ पे था एंड अभी अराउंड 700 क्रॉस कर चुका है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 वीक से कुछ ज़्यादा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स मिल रहा है। बट अगेन ये सिर्फ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए था, जो लोग बहुत अग्रेसिव रहते हैं। अभी ओलेक्ट्रा की तरफ देख के कोई भी बोलेगा यार काश मैंने ले लिया होता, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है उस समय बोलना 446 के लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ मैंने आइडेंटिफाई किया एंड मेंबर्स को इन्फॉर्म भी किया। एंड अभी मेंबर्स से जैसे मेरी कल बात हो रही थी, कल या फ्राइडे को बात हो रही थी, तो कुछ मेंबर्स ने पूछा अभी एंट्री करना ठीक रहेगा, मैंने कहा नहीं, अब एंट्री करना बहुत रिस्की हो जाएगा, ओवरबॉट पोजीशन पे है। हाँ बट अगर उस टाइम किया होता तो आराम से 20-30-40% प्रॉफिट भी आप बुक करके आराम से बैठ सकते थे। एंड इस मार्केट में 20-30% प्रॉफिट भी मोर देन इनफ है। एंड ऐसे ही क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रही हैं मार्केट में, तो अभी मैं मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा रेगुलरली डिस्कशन करने वाला हूँ ताकि उनको सही स्टॉक सही प्राइस पे
और वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। चलिए अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगेन फॉलिंग मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये शेयर। लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। रिकनेक्ट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको चार्ट्स दिखा सकूँ। काम करता हूँ, मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वाईफाई आई थिंक कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो अब आ गया है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। आप चार्ट अगर देखेंगे, इसको 1 डे का चार्ट कर लेते हैं, ये अभी 5 मिनट्स का है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेंथ वाला शेयर है। आज भी अगर मार्केट फॉल हुआ है बट ये ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा राइज़ किया है। तो ऐसे शेयर को मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी आप जाकर ऐड कर लो, बट आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब ये अगर डिप करेगा तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस शेयर को ऐड करने के लिए। एंड मेंबर्स के साथ तो रेगुलरली डिस्कस हुआ है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड उसके बाद दूसरा जो शेयर है अपार इंडस्ट्रीज़, ये अगैन 1500 लेवल से मैं इसको डिस्कस किए जा रहा हूँ। एंड अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फॉलिंग मार्केट में भी आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एंड एक बार थोड़ा डिप आया था 2400 से, अराउंड ये 2150 के आसपास पहुँच गया था। बट नेक्स्ट डे ही इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकल गया ये, एंड अभी कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। तो ये स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, बट क्योंकि प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है तो आप एक बार रडार पे रखिए एंड प्राइस मूवमेंट देखते हुए आप कंसिडर कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए। एंड उसके बाद एक CCL प्रोडक्ट जो मेंबर्स के साथ रेगुलरली मैं डिस्कस करता रहता हूँ। सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन लगता है मुझे, काफ़ी रिस्क कम है एंड बहुत कम वोलाटाइल है। आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू मंथ से, इनफैक्ट अक्टूबर के बाद से एक नैरो रेंज में ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए एक नैरो रेंज में ऊपर की तरफ निकल रहा है। एंड क्योंकि बहुत जो मैंने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर, तो मुझे ये शेयर पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक तो ब्राज़ील में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जिससे सीशियल प्रोडक्ट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है एंड काफ़ी एक्सपेंशन कर रही है वियतनाम में, आंध्र प्रदेश में एक्सेट्रा। तो ये स्टॉक भी आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। ये मेंबर्स को भी मैंने लास्ट ईयर ही बताया था, लास्ट ईयर या फ्यू मंथ्स पहले ही, कि ईज़िली आपको 20% CAGR मिल सकता है CCL प्रोडक्ट्स में। एंड उसके बाद एक और शेयर है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये अगैन काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है फॉलिंग मार्केट में भी। एंड आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक वी शेप का इसमें रिकवरी दिखाया है एंड मार्केट फॉल हो रहा है, उसके बावजूद ये एक ही लेवल पे खड़ा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। एंड RSI आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 64 के आसपास है। एंड उसके बाद जो शेयर है SRF। एंड SRF देखेंगे कि जो इसका जो डिक्लाइनिंग चैनल था उसको इसने ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद उसी लेवल के आसपास घूम रहा है, बट काफ़ी स्ट्रेंथ वाला शेयर है। ये स्टॉक भी आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड इसकी भी RSI 54 के आसपास है। एंड लास्टली इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी, स्टॉक ऑफ द वीक भी बनाया था, बट क्योंकि आज अच्छा खासा मार्केट फॉल किया है तो इस वजह से ये भी काफ़ी प्रेशर में था। ऑलमोस्ट 3.4% डिक्लाइन किया है, बट अगेन डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है एंड आज मार्केट की वजह से फॉल किया है। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है इस लेवल से ही अचानक से बढ़ता है, 5 to 10% का इसमें अचानक से जंप आता है। तो मुझे लगता है FM इंडस्ट्रीज़ को
और वैसे भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है जो भी ईवी पे कंपोनेंट्स है वो लोकली सोर्स हों, और इसकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स है बहुत अच्छे क्लाइंट्स के साथ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल चुका है, तो फीएम इंडस्ट्रीज़ भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बट अगैन ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको स्टडी पर्पज़ के लिए ये सब स्टॉक्स बताए हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें या फिर खुद अपनी स्टडी करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।